हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ रेप्लिकेशन। तो आज से जो है वो हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक करके हम धीरे धीरे पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि जो रेप्लिकेशन है वो क्या है और इसके बेसिक्स क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक टर्म है, इसका नाम है सेंट्रल डोगमा। उसको हम समझते हैं। तो होता क्या है कि जैसे डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल डोगमा। इसके साइड बाय साइड कुछ और भी टर्म्स होते हैं, उनको भी जरा हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, जैसे डीएनए से डीएनए को बनने को प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल का बनना, इसे हम लोग नाम देंगे क्या? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग नाम देते हैं ट्रांसलेशन। अब देखो, कुछ वायरसेस में केसेस में क्या होता है कि वो अपने आरएनए से वापस डीएनए बना सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो, ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, और अगर हम आरएनए से वापस डीएनए बना देंगे तो वो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने को बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए से वापस डीएनए बना देंगे तो इसको हमने रिवर्स करा दिया ना, तो इस कंडीशन को नाम दे रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक कंडीशन और है जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल से ही आरएनए का सिंथेसिस होती है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं आरएनए रेप्लिकेशन। तो इस तरह से डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इस पूरी कंडीशन को नाम दिया जाता है सेंट्रल डोगमा। अब चलो वही चीज़ हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लें। तो रिप्लिकेशन क्या है? तो रिप्लिकेशन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस। एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इससे हमें क्या करना है? दूसरे डीएनए को बनाना है, इसको नाम देंगे हम रिप्लिकेशन। अब वही दूसरा टर्म है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए है, डीएनए से हम क्या करें? सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए का फॉर्मेशन कर दें, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हम शॉर्ट में T.C लिखेंगे। तो डीएनए से डीएनए बनना ये हो गया रिप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए का बनना ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, और रेप्लिकेशन होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस। डिपेंडेंट मतलब जो डीएनए है उसका यूज करके हम डीएनए बना रहे हैं, तो इसे हम लोग नाम देंगे क्या? रेप्लिकेशन। और डीएनए का यूज करके हम आरएनए बना रहे हैं, तो इसे हम लोग नाम देंगे क्या? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। अब एक टर्म और है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस में क्या होगा कि आरएनए मॉलिक्यूल से हम वापस क्या बना दे रहे हैं? डीएनए। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस को नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद एक टर्म और है जिसका नाम है ट्रांसलेशन। तो कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो आरएनए है ये हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड नाम देते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो है, डीएनए है और क्या है हमारा? आरएनए है। तो आरएनए से अब हम बनाएंगे क्या? प्रोटीन। तो कह रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की लैंग्वेज को प्रोटीन में जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसे हम लोग नाम दे रहे हैं ट्रांसलेशन। देखो, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवाद। जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे तो वहाँ पर हमारे हमारे सिलेबस में ट्रांसलेशन आता था। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है कुछ भी टर्म, जैसे राम गो, राम मतलब जाता है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तो वैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड की लैंग्वेज है उसे हमें प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या? ट्रांसलेशन, और इसे हिंदी में कहा जाता है अनुवादन। तो जो ट्रांसलेशन होता है वो आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पर हम आरएनए का यूज करेंगे और बनाएंगे क्या? प्रोटीन। तो रेप्लिकेशन जो है वो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, और ट्रांसलेशन जो होता है वो आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तीनों टर्म हमने डिस्कस कर लिया। रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, और ट्रांसलेशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे आज से। तो रेप्लिकेशन शुरू करने से पहले हमें डेफिनेशन को जरा समझ लेना है। तो इसकी डेफिनेशन ये था, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डीएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ये है डीएनए टेम्पलेट। तो डीएनए की जो पोलैरिटी होती है वो एक होता है 5 प्राइम, दूसरा है 3 प्राइम, ये होता है 3 प्राइम, और ये होता है 5 प्राइम।
दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। यानी कि एक तरफ 5 प्राइम होगा तो दूसरे स्ट्रैंड का 3 प्राइम होगा, एक इधर 3 प्राइम है तो इधर क्या होगा 5 प्राइम होगा। ऐसा ओरिएंटेशन नहीं है कि यहाँ 5 प्राइम है, यहाँ 3 प्राइम है, और यहाँ भी 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। इस तरह का ओरिएंटेशन नहीं होता है। दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे के कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन फ्रॉम ए डीएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। पुराने डीएनए स्ट्रैंड से हम लोग नए डीएनए मॉलिक्यूल की जो सिंथेसिस करते हैं, इसमें एक एंजाइम यूज होगा जिसे हम लोग नाम देंगे क्या, डीएनए पॉलीमरेज। तो इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेटेड डीएनए इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस। जो नया जो रिप्लिकेशन होता है वो कैसा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, यानी कि पुराने डीएनए मॉलिक्यूल को यूज करके नए डीएनए मॉलिक्यूल को बनाया जाएगा। रेप्लिकेशन इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इस पॉइंट को जरा ऐसे समझो कि रिप्लिकेशन जो है वो दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एसेंशियल होता है। क्यों? अब देखो क्या है कि जैसे मान लो ये एक सेल है, इसके पास में ये अपना डीएनए है। अब ये सेल को डिवीजन में जाना है, तो यानी कि डिवीजन में जब जाएगी तो वो सेल 1 से 2 हो जाएगी। तो जब सेल डिवाइड कर रही है तो जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो जाएगी वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो डीएनए मॉलिक्यूल को भी हमें क्या करना होगा, डबल करना होगा, यानी कि ये ऐसा डबल करें इसको कि ये यहाँ पर भी जाए और यहाँ पर भी जाए। तो हमें इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिप्लिकेशन करना होगा। तो वही बोला गया है कि रेप्लिकेशन जो होता है इसेंशियल है सेल डिवीजन के लिए, क्योंकि जब सेल डिवीजन होगा और अगर डीएनए डबल नहीं होगा तो एक सेल के पास कोई डीएनए जाएगा ही नहीं, तो वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन इसेंशियल है दोनों में, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ फंडामेंटल रूल होते हैं, उनको हमें जरा समझना होगा। जैसे क्या होता है कि जैसे हमारे संविधान में कानून बना हुआ है ना हमारे लिए, वैसे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रन करने के लिए कुछ उनके फंडामेंटल रूल हैं, उन्हें हमें जरा समझना होगा। तो टोटल 5 फंडामेंटल रूल हमें समझने हैं। तो पहला जो रूल है उसका नाम है रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। देखो सेमी मतलब होता है हाफ और कंजर्व मतलब होता है संरक्षित। इसमें क्या होगा कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, इसमें एक स्ट्रैंड जब इससे नया डॉटर बनेगा डीएनए तो उसमें एक स्ट्रैंड तो पुराना होगा और जो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो नया होगा। तो यानी कि एक जो स्ट्रैंड है, जैसे मान लो इसको हम 1 नाम दे, इसको 2 नाम दे, तो यहाँ पर 1 तो रहेगा लेकिन जो दूसरा जो है ये हमारा ए हो जाएगा। तो इसमें स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया। इसको जरा आगे वाली इमेज से हम जरा और क्लियर कट समझ लें। जैसे देखो ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, तो ये पिंक कलर से दिखाया गया है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जब डॉटर स्ट्रैंड बनेगा तो उसमें एक स्ट्रैंड तो देखो हमें पिंक दिख रहा है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो स्काई ब्लू कलर का है। तो यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो नया है और एक स्ट्रैंड पुराना है। तो इस कंडीशन को नाम देते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि आधा जो है वो कंजर्व है और आधा जो है वो नया है। सेमी मतलब हाफ होता है, तो इसीलिए इस टर्म को क्या नाम दिया हमने, सेमी कंजर्वेटिव। तो डीएनए रिप्लिकेशन जो है वो हमारा कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है रिप्लिकेशन बिगिंस एट ए स्पेसिफिक साइड एंड प्रोसीड बाय डायरेक्शनल। अब इसको ऐसे समझो कि ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहां से मान लो रिप्लिकेशन शुरू हो रहा है। तो जो रिप्लिकेशन शुरू होगा तो बोला गया है सबसे पहले कि एक स्पेसिफिक साइट से होगा। तो यानी कि जहां से रिप्लिकेशन होना है वो साइट फिक्स रहती है कि यहीं से रिप्लिकेशन होगा, ऐसा नहीं जहां मर्जी हुई मुंह उठा के वहां से रिप्लिकेशन शुरू कर दिया। तो रिप्लिकेशन हमेशा कहाँ से होगा, एक स्पेसिफिक साइट से होगा। और प्रोसीड बाय डायरेक्शनली, यानी कि बाय मतलब दो, डायरेक्शन मतलब दिशा। तो बाय डायरेक्शनली यानी कि दोनों दिशाओं में होगा, यानी कि ये इस तरफ भी रिप्लिकेट करता हुआ जाएगा और दूसरी तरफ भी, यानी कि इस तरफ भी रिप्लिकेट हो रहा होगा और इस तरफ भी हो रहा होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा रिप्लिकेशन बिगिन एट ए स्पेसिफिक साइट, यानी कि रिप्लिकेशन जहां से होना है वो साइट हमारी क्या है, फिक्स है और दोनों डायरेक्शन में रिप्लिकेशन प्रोसीड होगा, यानी कि इस तरफ भी जाएगा और दूसरी तरफ भी जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है रिप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन 5:3 डायरेक्शन एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। इसको जरा ऐसे समझो, कह रहा है कि 2 स्ट्रैंड है ना डीएनए के, एक है 5 प्राइम और 3 प्राइम, दूसरा है 3 प्राइम और 5 प्राइम। इसको हम जरा यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। ये है हमारा 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाइट्रोजनस बेस के बीच में। तो इसमें कह रहे हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन 5:3 डायरेक्शन
एंड सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो जब 5:3 डायरेक्शन हमें मेंटेन जब करना है, तो यानी कि टेम्पलेट की तरह अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये 5:3 है, तो यहाँ तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें 3 का एंटी पैरेलल बनेगा 5, और ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये हो गया 3 प्राइम। तो जो 3:5 प्राइम जो है वो हमारे लिए वर्क करता है एज ए टेम्पलेट। तब सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस ये हो गया 5:3 प्राइम, यानी कि डायरेक्शन हमने समझ लिया, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ डायरेक्शन है। और सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि एक बार में पूरी सिंथेसिस नहीं होगी। जैसे ये वाला प्राइम है तो यहाँ पर हमें 5 प्राइम और 3 प्राइम ऐसे बनेगा ना इसका। तो जो 5:3 प्राइम जो टेम्पलेट स्टैंड होता है, ये हमारा पेरेंटल स्टैंड है 5:3 प्राइम। जो 3:5 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड है वहां पर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है, यानी कि जो नया डीएनए बनेगा वो एक ही फ्रेगमेंट होगा। लेकिन जिस टेम्पलेट की डायरेक्शन 5:3 होती है, वहां पर क्या करना होता है, नए डीएनए स्ट्रैंड को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना होता है। तो इस कंडीशन को हमने नाम दे दिया सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सेमी मतलब हाफ, दो में से एक में हो रहा है इसलिए सेमी। डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब थोड़ा बना फिर रुकना पड़ेगा, फिर बनेगा फिर रुकना पड़ेगा। इस तरह से जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा 5:3 प्राइम पर, और वो कैसा है, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस है। इस कंडीशन जो सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस है उसको भी हम आगे जाकर के और अच्छे से समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो डायरेक्शन है वो 5:3 प्राइम है और सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो पूरा कॉन्टिन्यूली सिंथेसाइज होगा, दूसरे स्ट्रैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में सिंथेसाइज किया जाता है। डीएनए ऑलवेज कैटेलाइज्ड और सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीमरेज। जिस तरह से आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज यूज किए जाएंगे, उसी तरह से डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का पॉलीमरेज यूज किया जाता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए हमेशा कैटेलाइज या सिंथेसाइज किया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट है, जो डीएनए रेप्लिकेशन इज हाईली एक्यूरेट। अब देखो, सेल की जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कंजर्व होती है किसमें, डीएनए में। तो डीएनए की एक्यूरेसी यानी कि जो इसकी जो सही सही स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे मान लो ये सीक्वेंस है ATGC, ये मान लो ये लंबाई के लिए जीन है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर टी की जगह सी आ गया, तो अब ये जीन का तो अपना फंक्शन लॉस हो गया ना। तो इसकी जो एक्यूरेसी है यहाँ पर टी ही लगे, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो डीएनए रिप्लिकेशन कैसा होता है, हाईली एक्यूरेट होता है। इसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, डीएनए रिपेयर सिस्टम है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम है, बहुत सारे रिपेयर सिस्टम है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये हमने टोटल 5 पॉइंट देख लिया। पहला, डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि एक स्ट्रैंड नया और एक स्ट्रैंड पुराना होगा। रिप्लिकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक साइड से होगा और दोनों दिशाओं में जाएगा। तीसरा है, रिप्लिकेशन हमेशा 5:3 डायरेक्शन में होगा, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो पूरी लेंथ में सिंथेसाइज होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में सिंथेसाइज होगा। तो इसे हमने नाम दिया सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। डीएनए ऑलवेज कैटेलाइज्ड बाय और सिंथेसाइज्ड बाय ए पॉलीमरेज, जिसे हम लोग नाम देंगे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन हाईली एक्यूरेट होता है, यानी कि इसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे हम लोग, बहुत सारे रिपेयर सिस्टम है उसके द्वारा, और डीएनए पॉलीमरेज की खुद भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसके द्वारा हम इसे मेंटेन करते हैं। तो ये 5 फंडामेंटल रूल हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सारे फंडामेंटल रूल को डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो अब जब नया डीएनए बनता है तो जरा उस कंडीशन को समझ लो। तो ये हमारा टेम्पलेट है, तो ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम, ठीक है। तो जो नया डीएनए फ्रेगमेंट सिंथेसाइज्ड होगा वो हमने बताया कि डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, 5:3 होती है। तो देखो यहाँ पर 5 प्राइम और यहाँ पर 3 प्राइम है, यानी कि जो नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड है वो बाइंड करता है किसके साथ में, 3 प्राइम OH ग्रुप के साथ में। तो जो हमारा टेम्पलेट है वो है हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे तो वो आता है ATP फॉर्म में, या CTP, या फिर GTP, या फिर TTP। तो ये तीनों चार जो है नाइट्रोजनस बेस है, उनकी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म है, यानी कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि मान लो एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आया, इसके साथ में 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। तो जो प्राइमर सिंथेसाइज किया गया था, प्राइमर के बाद में जो जिसका 3 प्राइम OH ग्रुप होता है, ये हमारा इस वाले यानी कि अल्फा कार्बन के ऊपर रिएक्ट कर जाता है, अल्फा कार्बन नहीं सॉरी अल्फा फॉस्फेट के ऊपर रिएक्ट करेगा और इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा। तो जो पायरोफॉस्फेट है PP रिलीज हो जाएगा, और जो ये
फॉस्फेट था जो अल्फा फॉस्फेट है, ये 3 प्राइम OH ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये फॉस्फेट जो है उसके साथ बॉन्ड कर लिया 3 प्राइम OH ग्रुप ने, और जो आने वाला न्यूक्लियोटाइड था उसका 3 प्राइम OH जो है वो फ्री हो गया। तो यहाँ पर 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होगा, ये नए आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ रिएक्ट करेगा। इस तरह से एक एक करके सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, और इसकी जो इस स्टेप है इसको हम लोग नाम देते हैं इलोंगेशन। तो जो पीपीआई रिलीज हो गया, इसको एक एंजाइम यूज करेंगे जिसका नाम है पायरोफॉस्फेटेज। पायरो टर्म जो है वो 2 के लिए यूज किया जा रहा है, और फॉस्फेटेज मतलब फॉस्फेट को तोड़ने वाला। तो ये क्या करेगा, इन दोनों फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है इसको ब्रेक कर देगा, तो यानी कि सिंगल सिंगल 2 फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये पूरा रेप्लिकेशन इस तरह से कंटिन्यू होता है। 3 प्राइम OH ग्रुप जो है वो आने वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा और बॉन्ड बना लेगा, और 2 पीपीआई रिलीज हो जाएंगे। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो रहा है वो मोनोफॉस्फेट के रूप में ऐड हो रहा है, लेकिन जब आता है तो आता है ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब देखो, जो पहला जो पॉइंट था, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, हम जो है इसको समझने चल रहे हैं। उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि रेप्लिकेशन के कितने मॉडल हैं। तो रेप्लिकेशन के टोटल 3 मॉडल दिए गए हैं। पहला एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि नहीं, पहला वाला पेरेंट जो है वो कंजर्व रहेगा, नया जो बनता है उसमें दोनों स्ट्रैंड नए होते हैं, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया कंजर्वेटिव। यानी कि कंजर्व है, जैसा फादर वाला या पेरेंट वाला स्ट्रैंड था वो वैसे ही रहेगा, जो नया बनना है उसको नया बना लीजिए आप। तीसरे थीसिस हाइपोथेसिस दी गई, उसके हिसाब से बोला गया कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल होता है वो डिसरप्टिव होता है। इसमें कहा उन्होंने अब कि जो पेरेंट स्ट्रैंड था उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और जो नया स्ट्रैंड बनता है उसमें वो बीच बीच में जाकर के इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, यानी कि लग जाते हैं। तो इसको हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। सेमी कंजर्वेटिव को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसमें जो बनने वाला डॉटर स्ट्रैंड है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहेगा और एक बनता है नया, ठीक है, जिसे हम लोग डॉटर स्ट्रैंड बोल देते हैं। दोनों तरफ ऐसे ही होगा। तो इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए मॉलिक्यूल हमने बना लिए। दोनों डीएनए में एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारा पेरेंटल रहेगा और एक हमारा नया बनेगा। तो सबसे मान्य जो मॉडल है वो है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिचेल्सन और स्टॉल साइंटिस्ट ने, लेकिन इसको प्रपोज किया था वाटसन और क्रिक ने। इसको भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। सेकेंड राउंड के बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर 2 स्ट्रैंड है, इसमें एक तो रहेगा और बाकी का बनेगा नया। तो यहाँ पर इसके साथ में ये पुराना है और इसके साथ में नया और बना देंगे, तो दोनों स्ट्रैंड इसमें देखो नए हो गए। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक जो पेरेंटल जो यहाँ से चल के आ रहा था वो है, और जो एक है वो डॉटर स्ट्रैंड है। तो इस तरह से जब रेप्लिकेशन साइकिल बढ़ती जाएगी तो डॉटर स्ट्रैंड का नंबर बढ़ता जाएगा, पेरेंटल स्ट्रैंड जो जैसा एक आया था वैसे ही रहेगा। तो इस मॉडल को हमने नाम दिया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। दूसरा है हमारा कंजर्वेटिव मॉडल। इस मॉडल में कहा गया था कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, डॉटर स्ट्रैंड जो है वो नए बन जाते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा जो है उसका नाम है डिसरप्टिव मॉडल। इसमें क्या कहा गया है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और जो डॉटर स्ट्रैंड जो बन रहा है उसमें जाकर के वो बीच बीच में जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों जो हाइपोथेसिस थी या जो दोनों मॉडल थे ये मान्य नहीं है। जो हमारा सबसे मान्य जो मॉडल है उसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। तो जो रिप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको प्रूव किया गया। तो द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रिप्लिकेशन इज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। इसको प्रपोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया था मिचेल्सन और स्टॉल नाम के 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो इन्होंने क्या किया कि एक मीडियम लिया जिसमें N15 कंटेनिंग मीडिया है। तो दो तरह के नाइट्रोजन लिए गए, इसमें N14 है और एक में N15 है। तो जो पेरेंटल जो है डीएनए वो है हमारा उसमें N15। तो 2 स्ट्रैंड है तो एक N15 ये हो गया, एक N15 ये हो गया। ये अभी पेरेंटल जनरेशन है, इसको इन्होंने रख रखा है N15 कंटेनिंग मीडिया में। इसके बाद क्या किया इन्होंने, इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया, रिप्लिकेशन फर्स्ट साइकिल रन हुई और इसको ट्रांसफर किया N14 कंटेनिंग मीडिया, यानी कि इस मीडिया में क्या है N14 है। तो जब N14 वाले में कर दिया, जब डॉटर जो यहाँ पेरेंटल स्ट्रैंड था जब इस ये रिप्लिकेशन में जाएगा तो जब नए न्यूक्लियोटाइड लगाने होंगे तो जो N14 वाला जो है वो डॉटर स्ट्रैंड में लग रहा है, और जो पेरेंटल स्ट्रैंड है N15 वाला वो वैसा का वैसा ही है। उसके बाद इन्होंने सेकेंड राउंड रिप्लिकेशन कराया तो उन्होंने देखा कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल है लेकिन बाकी के जो स्ट्रैंड बन रहे हैं वो डॉटर है। यानी कि जब ये खुल रहा होगा, ये 2 स्ट्रैंड अलग अलग हुए, उसके बाद में एक नया बन गया होगा और ये पुराना वाला तो है ही।
तो इस तरह से यहाँ पर ये N14 है और N15 और N14 है। इसके बाद उन्होंने थर्ड राउंड रिप्लीकेशन में ले गए, तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि केवल एक कंडीशन जो पेरेंटल से डिवाइड हुआ था उसमें केवल एक में N15 है, बाकी सब में क्या हो गया है, N14 हो गया है। तो इससे इन्होंने बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और एक स्ट्रैंड जो है वो नया बनाया जाता है। इसको इन्होंने क्या किया, जब ये डीएनए सिंथेसिस हो गई उसके बाद में इसको इन्होंने जो बैक्टीरिया था उससे डीएनए को आइसोलेट किया होगा और जेल पे रन करके देखा तो इन्हें अलग अलग तरह के बैंड मिले। N15 वाला जो हैवी था इसमें तो इन्हें मोटा बैंड मिला, जो N15 और 14 का जो कॉम्बिनेशन है इसमें N14 डेंसिटी कम है, N15 की ज़्यादा है, तो ये इंटरमीडिएट डेंसिटी है। सबसे कम डेंसिटी होगी जो होगी N14 वाले डबल स्ट्रैंड की। तो इसमें इन्होंने क्या हुआ कि मीडियम साइज का बैंड मिला। फिर जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें दो तरह के मिले, एक N15 और N14 मिला और एक N14 मिला। तो इसमें दो बैंड मिले, जो N14 का बैंड है वो पतला है और जो हाइब्रिड का है वो थोड़ा मोटा है। इसके बाद इन्हें एक कंडीशन और मिली, इसमें इन्हें N15 और N14, तो जब यहाँ पर 3 हो गए तो इनका इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना, तो यहाँ पर इन्हें N14 का मोटा बैंड मिला। फिर इंटरमीडिएट है यहाँ पर, और उसके बाद में N15 जो है वो लाइट है, क्योंकि यहाँ पर मोटा बैंड इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है इनका देखेंगे आप तो संख्या में बढ़ चुका है, इसलिए ये बैंड जो है N14 वाला मोटा मिला। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो इसको प्रूव किया कि जो डीएनए रिप्लिकेशन का जो मॉडल है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। इसके बाद में क्या करते हैं कि जो बैंड आते हैं इनकी डेंसिटोमेट्रिक एनालिसिस स्कैन करके भी इन्होंने यहाँ पर पीक दिखाई है कि जब यहाँ पर एक सिंगल पीक मिल रही है यानी कि एक ही तरह के बैंड है। ये पीक देखो थोड़ी सी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, यानी कि बैंड जो है वो शिफ्ट हुआ है, यानी कि हाइब्रिड कंडीशन है। उसके बाद में जब दो पीक आ गई तो यानी कि इसमें N14 और N15 जो हाइब्रिड है उसकी भी पीक है। तो यहाँ पर ऐसे देखो छोटी छोटी, एक ये फिर एक छोटी सी फिर ऐसे 3 पीक है, यानी कि ये 3 है, N14 है, N50 है और N50 है। तो इस तरह से इन्होंने इसको क्या किया, डेंसिटोमेट्रिक एनालिसिस भी किया। इस तरह से इन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए रिप्लिकेशन का जो मॉडल होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। दूसरा था हमारा रेप्लिकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होगा और दोनों दिशाओं में चलेगा, जिसे हम लोग यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो रेप्लिकेशन ऑलवेज बिगिन एट ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड द रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट। तो जैसे मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक साइट है जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, इससे या फिर ओरी सी भी बोलते हैं। तो रेप्लिकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होगा जिसे हम लोग ओरी सी बोलेंगे, और ये दोनों दिशाओं में चलेगा, इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। तो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसे हम लोग नाम देंगे रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट। दूसरा है विच रिमेन कंजर्व इन क्रोमोसोम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो क्रोमोसोम में कंजर्व यानी कि संरक्षित रहेगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाएगा डीएनए तब भी। जैसे मान लो रेप्लिकेशन के जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि इसमें हम मान लेते हैं कि जो हमारा ओरिसी जो है वो यहाँ पर है, जब इसका रिप्लिकेशन हुआ तो ये यहाँ पर भी दोनों डीएनए में कंजर्व्ड रहेगी। तो रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट जो है वो कैसी होती है, कंजर्व्ड होती है इन क्रोमोसोम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में डीएनए जाएगा तो जो ओरिसी जो है वो साइट कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के रिस्पेक्ट में कि प्रोकैरियोट में ओरिसी का नंबर कितना होता है और यूकैरियोट में कितना होता है। तो इन प्रोकैरियोट बैक्टीरिया कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, जो प्रोकैरियोट्स हैं वहां पर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो कंटेन सिंगल रिप्लिकेशन ओरिजिन कार्ड ओरिसी प्रेजेंट इन सर्कुलर क्रोमोसोम। जो प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें एक ही ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या, ओरिसी बोलते हैं, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए में। और यहाँ से डीएनए रिप्लिकेशन शुरू होगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा। अब एक टर्म समझ लो कि रिप्लिकॉन टर्म आता है। तो व्हाट इज रिप्लिकॉन, तो डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट बिटवीन द रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट इज कॉल्ड रिप्लिकॉन। अब देखो ये रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट है ना, तो ये जो डीएनए जो प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको हम लोग नाम देते हैं रिप्लिकॉन। तो डीएनए जो साइट है उसके जो बीच का जो डीएनए रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट है उसके जो बीच का डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसे हम लोग नाम देते हैं रिप्लिकॉन। तो प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिसी होती है, तो इस वजह से रिप्लिकॉन का नंबर कितना होगा, 1। लेकिन यूकैरियोट का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल ओरिसी होती है, क्योंकि इसमें जो ओरिजिन साइट है बहुत सारी होती हैं। यूकैरियोट के केस में तो यहाँ पे रिप्लिकॉन का नंबर जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बीच के फ्रेगमेंट को हम लोग नाम दे देंगे रिप्लिकॉन, यहाँ दो ओरिसी के बीच की साइड फ्रेगमेंट को नाम दे देंगे रिप्लिकॉन। तो यूकैरियोट्स में रिप्लिकॉन का नंबर ज़्यादा होता है और प्रोकैरियोट्स में रिप्लिकॉन का नंबर एक होता है। तो रिप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द रिप्लिकेशन ओरिजिन साइड ड्यू टू असेंबली ऑफ टू रिप्लीसोम, दस रिप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। अब देखो एक टर्म आता है जिसे नाम देते हैं रिप्लीसोम। तो रिप्लीसोम क्या है, वो बहुत सारे एंजाइम या जो पॉलीमरेजेज है उनकी असेंबली, यानी कि इसमें डीएनए हेलिकेज होगा, ठीक है, प्राइमेज होगा प्राइमर बनाने वाला, पॉलीमरेज होगा, इस तरह से 5-6 एंजाइम अभी हम रिप्लीसोम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सब मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं रिप्लीसोम। तो यानी कि एक रिप्लीसोम की असेंबली यहाँ होती है और दूसरी रिप्लीसोम की असेंबली यहाँ होती है, ये इसको इस तरफ लेकर जाएगा और ये इसको इस तरफ लेकर जाएगा। तो रिप्लिकेशन जो है बाई डायरेक्शनल होता है। और कितने रिप्लिकॉन की असेंबली होगी, 2 होगी इन प्रोकैरियोट। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर क्रोमोसोम है। ये चीज हमें याद रखने वाली है। प्रोकैरियोट में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोट्स में डबल स्टैंडर्ड लीनियर क्रोमोसोम होता है। तो मल्टीपल रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट कॉल्ड ऑटोनोमस रिप्लिकेशन सीक्वेंस, या इसे शॉर्ट में ARS बोलते हैं। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में रिप्लिकेशन साइट जो होती है वो एक से ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो एक ये है, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इसको हम लोग नाम देते हैं यूकैरियोट में ARS, ऑटोनॉमस रिप्लिकेशन सीक्वेंस। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में इसी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट को हम लोग नाम दे रहे थे क्या, ओरी-सी। नेक्स्ट पॉइंट, यूकैरियोट रिप्लिकेशन हैज मल्टीपल रिप्लिकॉन। अब देखो जैसे यहाँ पर जो इस इमेज में नहीं समझ में आ रहा तो नया डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डीएनए है, मान लो इसमें 1, 2 और 3 रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट है। तो 2 रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट के जो बीच का डीएनए है इसको हम लोग रिप्लिकॉन बोलते हैं। तो यूकैरियोट्स में रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट जो है वो मल्टीपल होती है। यहाँ पर जैसे है मल्टीपल रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट। तो रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट जब ज़्यादा है तो रिप्लिकॉन का नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यूकैरियोट्स में मल्टीपल रिप्लिकॉन पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट में रिप्लिकॉन का नंबर सिंगल होता है। नोट में एक पॉइंट दिया गया है, इन यूकैरियोट्स रिप्लिकेशन इज मल्टीपल ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल। प्रोकैरियोटिक रिप्लिकेशन जो होता है वो सिंगल ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल होता है। यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन जो होता है वो मल्टीपल ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल दोनों में है, बस प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन है और यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, थर्ड नंबर, रिप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन 5:3 डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन जो है वो हमेशा कैसी होगी, 5:3 प्राइम, बाय द एडिशन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एट ए टाइम एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन। जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो 3 प्राइम एंड पर ऐड होता जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट जो है पॉइंट, एडेड न्यूक्लियोटाइड हैज फ्री 3 प्राइम एंड हैज एडिंग न्यू इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। जो पहले से प्रेजेंट 3 प्राइम OH ग्रुप है ये आने वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पर रिएक्ट करता है और जब ये ऐड हो जाएगा तो इसका 3 प्राइम OH जो है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, जो नए आने वाले न्यूक्लियोटाइड को अपने ऊपर जोड़ेगा। कंडीशन ड्यूरिंग रिप्लिकेशन, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो एक सिंगल डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज रिप्लिकेशन ऑफ बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दी सेम टाइम एंड इन सेम डायरेक्शन। अब देखो क्या होता है कि जैसे कुछ इस तरह से हम डायग्राम बना के समझ पाएंगे कि ये है हमारा ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो जो हमारा नया स्ट्रैंड जब सिंथेसाइज होता है उसकी पोलैरिटी होनी चाहिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि यहाँ पर एक बार प्राइमर लगेगा और ये सिंथेसिस पूरी हो जाएगी तो ये हमारा स्ट्रैंड जो है ये कम्प्लीटली सिंथेसाइज होगा। लेकिन जो दूसरा हमारा स्ट्रैंड जो होता है इसको यहाँ पर पोलैरिटी चाहिए हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन यहाँ पर 5 प्राइम है तो इस पर मेंटेन नहीं हो पाती, तो हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में नए डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं। इन फ्रेगमेंट को हम लोग नाम देते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब देखो जो यहाँ पर पॉइंट में बोला गया था वो ये है कि जो ये वाला टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट है, इन दोनों का रिप्लिकेशन जो है वो एक ही डीएनए पॉलीमरेज करता है, एक ही टाइम पर करेगा और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। अभी आप इतना पॉइंट समझ लीजिए कि
दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस, बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड की सिंथेसिस एक ही डीएनए पॉलीमरेज सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन पर करता है, ठीक है। बट जो स्ट्रैंड की पोलैरिटी है वो अलग होती है, एक 5:3' होता है, दूसरा 3:5' होता है। ये कैसे करता है, वो कैसे मेंटेन करते हैं, वो जब हम अब ये रिप्लीकेशन का और आगे समझेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरह से लूप करके अपने आप को, जो ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है 3:5' वाला, ये अपने आप को लूप में कन्वर्ट कर लेता है और इसकी सिंथेसिस को कंटिन्यू करता है। चलिए आगे देखते हैं। नोट, एंटी पैरेलल नेचर ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड क्रिएट ए प्रॉब्लम इन कंटिन्यूअस डीएनए रिप्लीकेशन because a DNA template strand has 5:3 polarity while the replication proceeding 5:3 डायरेक्शन। यही बोला गया कि देखो जिसकी 5:3 है, जैसे मान लो ये 5' है, ये 3' है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बाइंड करा दें 5' तो ये कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज कर जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो वही दूसरी तरफ क्या है कि अगर दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी ये है 3' 5', लेकिन जो सिंथेसिस होती है वो भी 5:3 होती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो दो स्ट्रैंड है जिसकी सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस होगी उसे हम लोग नाम देंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगी उसे हम लोग नाम देंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ऐसे समझ लो, ये है 5', ये 3' और ये है 5'। डायरेक्शन रिप्लीकेशन की इस तरफ है, तो 5' to 3' डायरेक्शन होती है रिप्लीकेशन की, तो इस तरफ सिंथेसाइज होगा, तो ये स्ट्रैंड जो है ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है। और जब हमें इसी डायरेक्शन में जाना होगा तो ये 5' है, और डीएनए की सिंथेसिस भी हमारी 5:3 होती है, तो इस पे हमें छोटे छोटे टुकड़े लगा करके इसको क्या करना होगा, सिंथेसाइज करना होगा। यहाँ छोटा टुकड़ा लगाया, इस डायरेक्शन में बना दिया, फिर छोटा टुकड़ा लगाया, फिर बना दिया, फिर रुक करके फिर वेब वापस लाएंगे, फिर ऐसे। तो इस पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में बनता है, जिन फ्रेगमेंट को हम लोग नाम देते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को नाम देते हैं हम लोग लैगिंग, मतलब यानी कि इस स्ट्रैंड का जो जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा इस पेरेंटल स्ट्रैंड से, उसमें छोटे छोटे गैप्स प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हम लोग नाम देंगे क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो कौन से स्ट्रैंड पर बनते हैं, तो जिसकी पोलैरिटी 5:3 डायरेक्शन होगी उस पर बनेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और जिसकी 3:5 डायरेक्शन होगी पोलैरिटी उस पर बनेंगे नॉर्मल फ्रेगमेंट, यानी कि वो कहलाएगा हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। तो दिस प्रॉब्लम ऑफ रिप्लीकेशन इज सॉल्व बाय लूपिंग ऑफ 5:3'। तो यानी कि ये 5:3' है, तो इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या करते हैं, लूप कर दिया जाएगा, जिससे इसकी पोलैरिटी को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। इसके हम लोग अभी आगे डिस्कस कर लेंगे कि कैसे लूपिंग होगी, कैसे काम होगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो हमारा 3:5' डायरेक्शन का है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो हमारा 5:3 डायरेक्शन का है। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है इनकी डिस्कवरी 1968 में की गई थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रिजिजी ओकाजाकी। तो जो टीजीटी पीजीटी या जो अदर एग्जाम होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें क्या करते हैं कि इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आए जाते हैं, तो उसमें पूछ सकता है आपसे कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है इसकी डिस्कवरी कौन किया था, तो रिजिजी ओकाजाकी ने किया था 1968 में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑन रिप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में बन रहा था एक स्ट्रैंड, जिसे उन्होंने नाम दिया क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और इस स्ट्रैंड को बोला लैगिंग स्ट्रैंड। चलिए आगे देखते हैं। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाएंगे और यूकैरियोट्स में भी पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की जो लेंथ है वो 1000 से 2000 बेस पेयर की होती है, और यूकैरियोट्स में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है इनका साइज छोटा होता है, ये 150 से 300 बेस पेयर के बीच में पाया जाता है। लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड बाय ए सिंगल प्राइमर। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, इसी इमेज में देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे ये 5' है और ये 3' है, ठीक है, और ये 3' है, 5' है, तो इसको जरा हम दोबारा डायग्राम आपको बना के समझा दे रहे हैं। ये 5' है, ये 3' है, ये 3' है और ये 5' है। तो यहाँ पर एक प्राइमर लगा और इसकी सिंथेसिस को एक बार में कंटिन्यू करेगा। वही इसमें बोला गया है कि लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड बाय सिंगल प्राइमर while lagging strand is synthesized by multiple primer, one for each ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब जैसे इसकी सिंथेसिस हमें करनी है तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर प्राइमर लगाया, इसको सिंथेसाइज करा दिया, फिर प्राइमर लगाएंगे, फिर इसको सिंथेसाइज करा देंगे, फिर प्राइमर लगाएंगे, इसको सिंथेसाइज करा देंगे। तो यानी कि जितने फ्रेगमेंट उतने ही हमें बार क्या करना होगा, प्राइमर लगाना होगा। तो इन लीडिंग स्ट्रैंड सिंगल प्राइमर सिंथेसाइज्ड पूरा उसको सिंथेसाइज करेगा, वाइल लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड बाय मल्टीपल प्राइमर, इसमें कई प्राइमर लगेंगे
जितने ओकाजाकी फ्रेगमेंट उतने ही हमें क्या लगाना होगा, प्राइमर लगाना होगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने लगा दिए, उसके बाद में प्राइमर को हटा दिया जाएगा यहाँ पर, लेकिन इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रह जाएगा। इस गैप को फिल करने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाएगा जिसे हम लोग नाम देते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आएगा और वो क्या करेगा, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट के जो बीच का जो गैप है उससे क्या करेगा, फिल कर देगा। तो डीएनए लाइगेज लाइगेट या लिंक ओकाजाकी फ्रेगमेंट जस्ट आफ्टर रेप्लिकेशन ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं उसको डीएनए लाइगेज आएगा और क्या करेगा, जोड़ देगा। डीएनए लाइगेज डज नॉट एसेंशियल फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। जो डीएनए लाइगेज है वो रिप्लिकेशन के लिए एसेंशियल नहीं है, बट डीएनए लाइगेज नहीं होगा तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये कभी भी आपस में जुड़ करके एक सिंगल स्ट्रैंड नहीं बना पाएंगे। तो यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो कैसे हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। तो इन लिविंग सेल डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस बिकॉज वन स्ट्रैंड रिप्लिकेटिंग कॉन्टिन्यूअसली एंड वन स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस। जो 3:5 प्राइम स्ट्रैंड है ये कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है और जो 5:3 प्राइम जो है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में सिंथेसाइज होगा। इसीलिए इस मॉडल को हम लोग नाम देते हैं, क्या बोलेंगे, कि जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो कैसा है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। एक चीज और समझ लो, जो पीछे हमने बताया था कि एक ही डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस को एक डायरेक्शन में कैटेलाइज कराता है। यानी कि दो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होंगे, एक यहाँ बाइंड करके इस तरफ ले जाएगा और दूसरा जो है वो यहाँ बाइंड करके इस तरफ ले जाएगा। दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस एक ही डीएनए पॉलीमरेज कराएगा। यानी कि दो डायरेक्शन में हो रहा है तो दो डीएनए पॉलीमरेज लग रहे होंगे, जो एक को इस तरफ डायरेक्शन में ले जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में ले जाएगा। लेकिन दोनों स्ट्रैंड यानी कि 3 प्राइम और 5 प्राइम की सिंथेसिस कौन करा रहा होगा, एक ही डीएनए पॉलीमरेज करा रहा होगा। चौथा पॉइंट है हमारा, डीएनए रिप्लिकेशन इज ऑलवेज कैटेलाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस इज ऑलवेज कैटेलाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। देयर आर टू फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर ये इससे चीजें मिलेंगी तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए और उसको आटे को सानने के लिए पानी चाहिए, अगर ये दोनों चीजें बन मिल गई तो हम आके बना पाएंगे। उसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज है, इसको दो चीज चाहिए, एक पहला टेम्पलेट चाहिए, दूसरा प्राइमर चाहिए। अगर इसको टेम्पलेट और प्राइमर मिलेगा तभी ये काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि टेम्पलेट क्या है। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ पेरेंट डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डीएनए पॉलीमरेज फॉर न्यूक्लियोटाइड सिलेक्शन। अब देखो ये डीएनए स्ट्रैंड है पेरेंटल, 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। जैसे आपसे कहा जाए कि आप जाइए फोटोकॉपी की दुकान पर फोटोकॉपी करा कर ले आइए, तो जो हम आपको पेज दे रहे हैं ना वो आपका क्या है, टेम्पलेट है जिससे आपको फोटोकॉपी कराना है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको नए स्टैंड में लगानी है उसको लगाने के लिए चाहिए कहाँ से, जो पेरेंटल है वो उसको बताएगा ना कि आपको नए स्टैंड में कौन कौन सा सीक्वेंस लगाना है। तो सिंगल स्टैंडर्ड जो पेरेंटल डीएनए होता है वही क्या वर्क करता है, टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। बात करते हैं प्राइमर की, तो इट इज ए 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए या डीएनए फ्रेगमेंट दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्टैंड। ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर एक हम सीक्वेंस लगाएंगे जो इस वाले स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझो, जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ सी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी होगा। इस तरह से ये जो 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड लगेंगे पेरेंटल स्टैंड के कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये डीएनए भी हो सकता है जो प्राइमर लग रहा है, या ये आरएनए भी हो सकता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये पहला न्यूक्लियोटाइड खुद नहीं लगा सकता है। क्या होता है कि नए न्यूक्लियोटाइड आने के लिए 3 प्राइम ओएच ग्रुप चाहिए होता है ना, तो जो प्राइमर का काम होता है, इसका काम होता है कि 3 प्राइम ओएच ग्रुप जो है ये जनरेट करा दे। एक बार ये जनरेट हो जाएगा तो ये 3 प्राइम ओएच ग्रुप आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ में रिएक्ट करता जाएगा और वो जुड़ते जाएंगे। तो प्राइमर का काम होता है 3 प्राइम ओएच ग्रुप को प्रोवाइड कराना। तो प्रोवाइड 3 प्राइम ओएच ग्रुप इन डीएनए पॉलीमरेज फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जो प्राइमर होता है वो 3 प्राइम ओएच ग्रुप प्रोवाइड करता है नए न्यूक्लियोटाइड के इनकॉर्पोरेशन के लिए। प्राइमर सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज एंजाइम। प्राइमर बनाने वाले एंजाइम को क्या नाम दिया जाता है, प्राइमेज नाम दिया जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स में उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स में क्या कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो जरा हम डिस्कस करते हैं। तो जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उनकी एक्टिव साइट मेटालो एंजाइम पाया जाता है। तो जो मेटालो एंजाइम उसका नाम है मैग्नीशियम। तो इसकी जो ये मान लो एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, तो इसमें 2 मैग्नीशियम आयन पाए जाएंगे, ठीक है, जो इसेंशियल होंगे इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब उसके काम करने के लिए जरूरी होते हैं 2 मैग्नीशियम आयन जो सभी डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट में पाए जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज इनकॉर्पोरेट ऑल न्यूक्लियोटाइड एटीजीसी डीऑक्सीजनेटेड इन ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड बाय ए सिंगल स्पेसिफिक एक्टिव साइट। अब देखो होता क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या करता है, इसके पास एक ही एक्टिव साइट है,
इसी एक्टिव साइट से ये जो 4 हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं ATGC, इनको डीएनए में, नए डीएनए जो सिंथेसाइज हो रहा है उसमें इनकॉर्पोरेट करता है। अब देखो कैसे पता चलता है इस पॉलीमरेज को कि ए आया है तो टी ही लगना है, या टी आया है तो ए ही लगना है, या जी आया है तो सी लगेगा, या सी आया है तो जी लगेगा। तो जब क्या होता है, जब इस एक्टिव साइट में ए आ जाता है तो उतनी ही जगह बचती है कि उसमें टी बाइंड कर पाएगा, बाकी कोई बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री को मेंटेन करता है। आगे देखते हैं। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट था उसमें बोला गया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, हाईली एक्यूरेट होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में 3 तरीके हैं कि किस तरह से हम डीएनए की एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं हम, मतलब यानी कि सेल की बात हो रही है। तो पहला क्या है कि कॉमन ज्योमेट्री ऑफ बेस पेयर। तो यानी कि ए जो है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है स्लाइड में, एडेनिन थायमिन के साथ में करता है। ठीक है, तो एडेनिन थायमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में बॉन्डिंग करता है। तो कॉमन ज्योमेट्री होती है दैट रिकॉग्नाइज बाय द एक्टिव साइट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिव साइट होती है, ये वाली एक्टिव साइट, ये इस ज्योमेट्री को रिकॉग्नाइज करेगी और एडेनिन जब आएगा तो थायमिन को लगा देगी, और जब साइटोसिन आएगा तो ग्वानिन को लगा देगी। तो पहला कंडीशन है कैसे मेंटेन करते हैं हम, इसकी कॉमन ज्योमेट्री के थ्रू। दूसरा क्या है कि मान लो कभी गलती से लग गया, जहां पर थायमिन लगना था वहां साइटोसिन लग गया, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो डीएनए सिंथेसिस हमारी होती है 5:3 डायरेक्शन में। यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दी गई, तो कैसी एक्टिविटी, 3:5, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो लग गए हैं इसको 3:5 यानी कि इस तरफ डायरेक्शन है, यहाँ 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम। एक्सो मतलब बाहर की तरफ से, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड लग गया उसको हटाने की एक्टिविटी भी पाई जाती है, जिसके थ्रू हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, मान लो कि हम लगाते हुए जा रहे थे ATGC, गलती से यहाँ पर ए आना था लेकिन क्या आ गया, सी आ गया। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एक स्टेप वापस आएगा, इस न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा और वापस क्या लगा देगा, जो सही न्यूक्लियोटाइड है वो लगा देगा। तो एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज आल्सो कॉल्ड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जो 3:5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। यानी कि जो आपसे गलती हुई है उसे आपने वापस क्या किया, सुधार दिया। प्राइमरी एक्टिविटी दैट मेंटेन द फिडिलिटी ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जो डीएनए रिप्लिकेशन का जो सही तरीके से हो रहा है नहीं उसको मेंटेन करने का काम करती है कौन, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। हाइड्रोलाइज इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो क्या हुआ, जो गलती से जो गलत न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो गया है उसको ये कट करेगा, हटा करके सही जो है उसको लगा देगा। तीसरा है हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम। गलती से क्या होता है कि कभी कभी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड लग गया है तो उसको जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है वो उसको करेक्ट करने का काम करेगा। तो अभी ये सारे रिपेयर सिस्टम जो है वो हम आगे जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे वैसे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के पूरे लेक्चर में हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन के क्या क्या फंडामेंटल रूल्स हैं और कैसे हम जो है वो इसको करते हैं, क्या लैगिंग स्ट्रैंड है, क्या लीडिंग स्ट्रैंड है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, प्रोकैरियोट्स में इसकी लेंथ कितनी होती है, यूकैरियोट्स में इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्या है। तो इस तरह से हमने ये आज का पूरा लेक्चर डिस्कस किया है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है या आपके कोई भी सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि जो हमारा स्टडी ग्रुप है वो बड़ा हो सके और हम अधिक से अधिक आपके साथ में नॉलेज को शेयर कर सकें। और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।